स्टार्ट किया जाए। एनिमल किंगडम नया चैप्टर है। वेटेज की अगर बात करें तो पिछली बार इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे। वैसे 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज है। कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड यूनिट का अगर हम वेटेज की बात करें तो 10 क्वेश्चन का वेटेज है। अब वो 10 चाहे जैसे कर लें। जैसे इस बार 5 क्वेश्चन आ गए किससे, प्लांट किंगडम से, 4 आ गए एनिमल किंगडम से, एक आ गया बायोलॉजिकल से, तो भी 10 हो गया। कभी मैनेज कर लेते हैं कि 2 बायोलॉजिकल से देते हैं, 3 प्लांट किंगडम से, 3 एनिमल, ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि मिनिमम 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हो सकता है 4 भी हो जाए, हो सकता है 5 भी हो जाए। बस ये एक ऐसा चैप्टर जिसके इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा नहीं है। इतना 3 लाइनें केवल लिखी, बस सीधे हेडिंग स्टार्ट हो गई है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर डालें एनिमल किंगडम और हेडिंग डालें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम मेन हेडिंग है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कंप्लीट एनिमल किंगडम को याद रखने में इस हेडिंग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपको इस हेडिंग के सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो किसी भी फाइलम के कम से कम 5-5 6-6 पॉइंट आप ऐसे ही याद रखेंगे। क्योंकि कंबाइंड जब क्वेश्चन आता है तो पता नहीं चलता है कि किस फाइलम का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जितनी बातें पढ़ाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ में भी आ जानी चाहिए। क्योंकि इन बात जितनी बातें हम इस हेडिंग में बताएंगे वो सब बार बार अलग अलग फाइलम में यूज होंगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए कोई ना कोई तो आधार होगा, कोई ना कोई तो करेक्टर होगा। तो कौन कौन से करेक्टर हैं जिन पर एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है? तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं। जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है, किस चीज़ से बना है, सेल से बना है, टिश्यू से बना है, आर्गन से बना है, आर्गन सिस्टम से बना है। दूसरा जो इसमें होता है वो है सिमिट्री। उनकी बॉडी की सिमिट्री कैसी, क्या है सिमिट्री, अभी आगे पढ़ाएंगे। तीसरा जो इसमें है वो है सीलोम या डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और चौथा है सीलोम या बॉडी कैविटी। पांचवा है सेगमेंटेशन। और छठा है नोटोकार्ड। एक और चीज है प्रोटोस्टोमेट और ड्यूट्रोस्टोमेट। इतनी चीजें हैं, लिख लीजिए फिर एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिख लिया।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। देखिए कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि किसी पर्टिकुलर एनिमल का बॉडी केवल एक सेल की बनी हो। अगर किसी की बॉडी एक सेल की बनी होगी तो वो एनिमल किंगडम में रखा नहीं जाएगा, वो फिर प्रोटिस्टम चला जाएगा। जैसे प्रोटोजोआ, फिर भी मान लेते हैं कि वो एनिमल है, तो अगर सिंगल सेल की बॉडी होगी वैसा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक से ज़्यादा सेल हो, मल्टी सेल हो। मल्टी सेल होने का मतलब छोटे छोटे सेल के ग्रुप बन जाएंगे, और जैसे ही छोटे छोटे सेल के ग्रुप बनेंगे वैसे काम का बंटवारा होने लगेगा। क्योंकि जब शरीर में केवल एक सेल होती है तो सारे फंक्शन एक ही सेल को करने पड़ते हैं, वही डाइजेशन, वही रेस्पायरेशन, वही एक्सक्रीशन, वही रिप्रोडक्शन। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी वैसे काम बंटने लगेगा कि कोई सेल कुछ और करेगी, कोई सेल कुछ और करेगी। तो जैसे हम पोरीफेरा में जाते हैं हमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ग्रुप ऑफ सेल वहाँ मिलने लगते हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बना होता है। ऐसी सेल जो मिलता जुलता काम करती हैं, सेम फंक्शन करती हैं, वो मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको टिश्यू कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा में जब जाते हैं तो वहाँ हमको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, या सिलेंट्रेटा के साथ टीनोफोरम भी मिलता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्लेटी हेलमेन पहुँचते तो देखते हैं कि अलग अलग टिश्यू मिल करके आर्गन बना लेते हैं, और ऐसे को आर्गन सिस्टम या आर्गन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और स्पेशली प्लेटी हेलमेंथ में मिलेगा। या बाकी आगे जो हायर हैं, एक बात और याद रखिए, सारे फाइलम के नाम आप याद कर लीजिए। जैसे प्रोटोजोआ तो मान ले चलो ठीक है एनिमल किंगडम में नहीं है लेकिन पहले था, तो प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सीलेंटेटा, प्लेटी हेलमेंथ, आयस्केलमेंथ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। कम से कम 10 ये, इसके साथ एक दो नाम और एक्स्ट्रा याद रखेंगे, जैसे टीनोफोरा याद रखेंगे, हेमी कार्डेटा याद रखेंगे, ठीक है, बार बार वो भी आएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिश्यू मिलके आर्गन कहाँ बना लिए, तो हम कहोगे प्लेटी हेलमेंथ से आगे सब में आर्गन पाए जाते हैं। फिर दो या दो से ज़्यादा आर्गन मिल करके सिस्टम बनाते हैं, और उसको हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। आगे जा बेटा, आर्गन सिस्टम कहाँ मिलेगा, तो आर्गन सिस्टम हमको एनसीईआरटी में, ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी में लैंग्वेज में एनिलिडा से लिखा है कि एनिलिडा से लेकर के कार्डेटा तक आर्गन सिस्टम है, लेकिन हकीकत में एनसीईआरटी में ही जब एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है तो आखिरी में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को अगर आप पलट के देखोगे तो प्लेटी हेलमेंथ में लिखा है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम, और आयस्क हेलमेंथ में लिखा है आर्गन सिस्टम। इसका मतलब आयस्क हेलमेंथ में भी आर्गन सिस्टम माना जाएगा। अच्छा, ये सारे इतनी ज़्यादा क्यों बताया गया, इतना आखिर क्यों ऐसे हो गया, तो उसके पीछे एक ही पर्पज है। पहला पर्पज है डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग काम करेंगे तो बेहतर काम करेंगे, और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। तो टिश्यू आर्गन या आर्गन सिस्टम से हम बढ़ेंगे तो हमको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक हमको काम का बंटवारा, डिवीजन का लेबर, और दूसरा हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। तो हमको याद होना चाहिए कि ए सेलुलर किस में है, सेलुलर किस में है, टिश्यू किस में है, आर्गन किस में है, और आर्गन सिस्टम किस में है। मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। पहला, ए सेलुलर, ऑर्गेनाइजेशन, और ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है प्रोटोजोआ में। वो अलग बात है कि प्रोटोजोआ एनिमल में नहीं है। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाया जाता है पोरीफेरा या स्पंज में। और खास बात क्या होता है, यहाँ लूज एग्रीगेट ऑफ सेल मिलता है। यहाँ क्या मिलता है, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, और पर्पज क्या मिलेगा, वही डिवीजन ऑफ लेबर।
लेकिन आगे हम बढ़ेंगे तो तीसरा मिलेगा टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमको मिलेगा, लिखते चले, सीलेंट्रेटा में। अच्छा, सीलेंट्रेटा के साथ में एक फाइलम छोटा सा और है, टीनोफोरा, उसमें भी मिलेगा। इसमें क्या खास बात होगा, तो जितने सेल एक जैसा काम कर रही होंगी वो इकट्ठा होकर के क्या बना लेंगे, वो टिश्यू बना लेंगे। खास बात क्या है, सेल विद सेम फंक्शन एग्रीगेट एज क्या, टिश्यू। आगे बढ़ेंगे, आर्गन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी खास बात क्या है, ये शुरू होता है प्लेटीहेल्मिन्थ टू एबव। एबव का मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ से ऊपर जितने लोग हैं, आयस्कहेल्मिन्थ है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, कार्डोमेटा, कार्डेटा, सब में। इसमें क्या होता है, इनकी खास बात ये होती है कि मेनी टिश्यू मेक आर्गन, और चौथा हमको मिलता, पांचवा, आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनिलिडा। टू कार्डेटा, लेकिन यहां याद रखिएगा, यहां याद रखिएगा, अगर प्लेटीहेल्मिन्थ पूछे तो आंसर दीजिएगा आर्गन सिस्टम, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम, दोनों बताइएगा। और अगर आयस्कहेल्मिन्थ पूछेगा तो आंसर दीजिएगा आर्गन सिस्टम। एक और बढ़िया यहाँ सवाल है कि जिन जिन लोगों में आर्गन सिस्टम है, क्या सबका आर्गन सिस्टम एक जैसा होता है? और आर्गन सिस्टम क्या होता है? तो जब दो या दो से ज्यादा आर्गन मिल करके एक काम करने लगे, जैसे किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, एक्सक्रीशन काम कर रहे हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल है, सर्कुलेशन काम कर रहे हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, डाइजेशन काम कर रहे हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा आर्गन मिल करके एक काम करने लगे तो उसको क्या कहते हो? आर्गन सिस्टम कहते हो। टू या मोर आर्गन टुगेदर सेम फंक्शन। एक और बात, क्या सबके आर्गन सिस्टम एक जैसे होंगे? कहोगे बिल्कुल नहीं होंगे। भाई आर्गन सिस्टम अगर शुरुआत मान लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ से हुई है, तो प्लेटीहेल्मिन्थ का आर्गन सिस्टम सबसे खराब आर्गन सिस्टम होगा। उससे बेहतर हमको एस्कहेल्मिन्थ मिलेगा, उससे बेहतर हमको एनिलिडम मिलेगा, उससे बेहतर हमको आर्थ्रोपोडा मिलेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्गन सिस्टम क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और डिवीजन ऑफ लेबर बहुत बढ़िया होगा। इसके दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल का दिया है। एलिमेंट्री कैनाल प्लेटीहेल्मिन्थ में भी है, लेकिन इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। क्यों? केवल एक ही ओपनिंग है, उसको चाहे माउथ मान ले चाहे एनस मान ले। लेकिन जैसे हम एस्कहेल्मिन्थ में जाते हैं या और बाकी आगे में जाते हैं,
हमको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, उसमें 2 ओपनिंग होगी, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद सिंगल ओपनिंग, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, प्लेटी हेलमिंथ। अगर प्लेटी हेलमिंथ ना मिले तो ध्यान से सुनिए, या तो फिर फ्लैट वर्म देंगे, अगर फ्लैट वर्म भी ना मिले तब हम सिलेंट्रेटा की तरफ विचार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक हो गया। तो ए सेलुलर का मतलब प्रोटोजोआ में, सेलुलर का मतलब पोरीफेरा या स्पंज में, टिश्यू का मतलब सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में, आर्गन का मतलब प्लेटीहेलमिंथ से एबव, आर्गन सिस्टम एनलिडा से कार्डेटा। लेकिन यह भी याद रखोगे, प्लेटीहेलमिंथ में आर्गन एंड आर्गन सिस्टम है, और एस हेलमिंथ में सिर्फ क्या है, आर्गन सिस्टम है। बढ़े बेटा। तो जब हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन से, आर्गन से, सेल से टिश्यू से, आर्गन से आर्गन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो क्या चेंज नजर आएगा? तो हमको 2 चीजें नजर आएंगे, एक तो बेहतर डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। बॉडी, इसी नाते आर्गन सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल आर नॉट सेम, ये सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ही ले लें तो ये 2 टाइप का है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की पहचान है कि सिंगल ओपनिंग होगी, उसी को माउथ या उसी को एनस। लेकिन जैसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे 2 सेपरेट ओपनिंग होंगी, दो सेपरेट ओपनिंग होंगी एज माउथ एंड एनस। बस एग्जाम्पल याद रखना है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा प्लेटीहेलमिंथ और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा एस्केहेलमिंथ एंड एबव, जितने लोग हैं। अगर प्लेटीहेलमिंथ आंसर न मिले तो आंसर दे दीजिएगा फ्लैट वर्म, अगर ये भी ना मिले तो आंसर दीजिएगा फैसियोला, ये भी ना मिले तो प्लानेरिया मिलेगा। सिलेंट्रेटा मत लगाइएगा क्योंकि सिलेंट्रेटा में कोई एलिमेंट्री कैनाल है नहीं। अगर ऐसे आ जाए कि सिंगल ओपनिंग किसमें है तो सिलेंट्रेटा लगा सकते हैं।
ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्या है पहले से ही पता है, उसको यहाँ लिखना ज़्यादा नहीं डिटेल में, कि जब हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड ओपन स्पेस में चला जाए और जहाँ पर वो ब्लड होगा उसी में टिश्यू या आर्गन भीगे हुए होंगे, डायरेक्टली बाथ इन ब्लड। लेकिन जब हम क्लोज की बात करते हैं तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है वो नेटवर्क ऑफ वेसल में घूमता रहता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ ब्लड के कांटेक्ट में कोई सीधे टिश्यू या आर्गन आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ब्लड पंप बाई हार्ट इन ओपन स्पेस एंड टिश्यू या सेल बाथड इन ब्लड, ब्लड में भीगे हुए होंगे, जबकि यहां ब्लड पंप बाई हार्ट इन क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेसल, जैसे आर्टरी होंगी, आर्टीरियोल होंगे, वेन्यूल होंगे, कैपिलरी होंगे। दूसरी हेडिंग डालें, सिमेट्री ऑफ बॉडी। अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री वाइज एनिमल तीन टाइप के होते हैं। पहली होती है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब समझ लीजिए, जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए कि किसी भी एनिमल को दो बराबर भागों में बांटना संभव ना हो, कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, जो सेंटर से पास हो रही हो, सेंटर से पास होने वाली किसी प्लेन से दो बराबर भागों में बांटना संभव ना हो। एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे मान लेते ये अमीबा है जिसका कोई निश्चित शेप नहीं है, जैसे ही आप इसको दो बराबर भागों में बांटोगे, ये दो बराबर भागों में किसी भी तरीके से नहीं बटेगा। तो अगर कोई भी चीज या कोई भी एनिमल दो बराबर भागों में ना बटे, टू इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्री। और एनिमल को कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। इसमें एग्जाम्पल जो याद रखने हैं, एनसीईआरटी में एक दिया लेकिन दो याद रखिएगा, इसमें प्रोटोजोआ भी आता है और इसी में पोरीफेरा भी आता है। तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों एसिमेट्रिकल हैं, ठीक। दूसरी स्थिति होती है, इतना लिख लेते हैं, इतना लिखो पहले, एनिमल कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाई एनी प्लेन पास थ्रू या सेंटर। अगर कोई प्लेन सेंटर से पास हो और एनिमल को दो बराबर भागों में बांट ना पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्री। और ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं,
एसिमेट्रिकल एनिमल। और एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो एग्जाम्पल याद रखना है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा या स्पंज। तो एक तो होता है एसिमेट्री, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री। सुन लीजिए क्या है। जैसे मान लेते हैं ऐसा कोई भी एनिमल जिसको दो बराबर भागों में बांटा जा सके, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सको किसी भी प्लेन में। देखो आप ऐसे करोगे तो भी दो इक्वल हाफ बढ़ जाएगा, ऐसे करोगे तो भी दो इक्वल हाफ बढ़ जाएगा, ऐसे कर लोगे तो भी बढ़ जाएगा, और ऐसे कर लोगे तो भी बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई एनिमल है जिसको किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांट देंगे, बस वो प्लेन सेंटर से गुजरना चाहिए। तो यहाँ देखो सेंटर से ये भी गुजर रहा है, तभी दो बराबर भागों में बट गया, ये भी गुजर रहा है, तब भी दो बराबर भागों में बट गया। ऐसी स्थिति को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और ऐसे एनिमल को रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। तीन एग्जाम्पल इसमें आते हैं, सीलेंट्रेटा आता है, उसी का साथी टीनोफोरा आता है, और इकाइनोडर्मेटा आता है। लिख लीजिए, एनिमल divided into two equal half by any plane pass through central axis। अगर सेंट्रल एक्सिस से वो पास हो रहा है और दो भागों में बढ़ गया किसी भी प्लेन से, यहाँ ढेर सारे प्लेन हैं और वहाँ पास ही नहीं हो रहा है, कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे एनिमल को क्या कहोगे? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। और एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, एग्जाम्पल में सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। तीसरा है बाइलैटरल सिमेट्री। जैसे मान लेते हैं कि इसको दो बराबर भागों में बांटना हो, इसको दो बराबर भागों में आप बांटने के लिए सबसे सही प्लेन ये होगा, जिससे दो बराबर, जैसे हम ही लोगों को दो बराबर भागों में बांटना होगा तो आप ऐसे बांट देंगे, दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो यदि किसी एनिमल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सको केवल एक प्लेन से, अब वो एक प्लेन से जब बांटोगे तो राइट पार्ट अलग हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट। तो जब कभी एनिमल को इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में बांटा जाए तो एक ही प्लेन से बांटोगे, ऐसे कहते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल क्यों बोलते हैं भाई? दो हो गए ना, एक इधर की तरफ साइड में, एक इधर की तरफ साइड में, साइड को लेटरल कहते हैं, दो लेटरल पार्टों में बांट दिया, इसी नाते इसका नाम क्या हो गया? बाइलेटरल। कौन लोग आएंगे इसमें? तो जितने बच्चे सब इसी में आएंगे। अब कौन बच्चा है? आयस के हेलमिन से आप शुरू करिए और कार्डेटा तक सब लोग इसी में हैं। हाँ, प्लेटियल एनिमल डिवाइडेड इनटू राइट एंड
लेफ्ट इक्वल पार्ट by one plane pass through सेंटर। सेंटर से केवल एक प्लेन होना चाहिए, बस ये प्लेन की संख्या याद रखिए। यहां लिखा है एक प्लेन, यहां लिखा है एनी प्लेन, और यहां लिखा है डिवाइड ही नहीं होगा तो बात ही खत्म। तो ऐसे एनिमल को क्या कहोगे? बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। एग्जाम्पल तो प्लेटी हेलमेंथ से शुरू करोगे। टू कार्डेटा, सब इसी में आएंगे। बस एक नोट याद रखना है, नोट ये याद रखना है कि जब प्लेटी हेलमेंथ से कार्डेटा गिनते जाओगे तो प्लेटी हेलमेंथ होगा, फिर एस्क हेलमेंथ होगा, फिर एनिलिडा होगा, फिर आर्थ्रोपोडा होगा, फिर मोलस्का होगा, फिर इकाउंडर्मेटा। भाई इकाउंडर्मेटा नहीं बोलना है क्योंकि इकाउंडर्मेटा यहाँ लिखा हुआ है। क्यों? तो इकाउंडर्मेटा के साथ बड़ी समस्या है। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो तो बाइलेटरल होता है, लेकिन इकाउंडर्मेटा का जो एडल्ट है वो क्या होता है? रेडियल होता है। तो ये लिख लेना है, इकाइनोडर्मेटा लार्वा और एडल्ट। लार्वा कैसा होता है? बाइलेटरल। और एडल्ट कैसा होता है? रेडियल। अगली हेडिंग कौन सी है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सुन लीजिए जरा इधर। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एनिमल में जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो मारुला बनेगा, मारुला से ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से गैस्टुला। अगर हम गैस्टुला के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो गैस्टुला की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि गैस्टुला में 3 लेयर पाई जाती हैं। बाहर की तरफ एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसमें एक कैविटी होती है, इसका नाम आर्केंट्रान होता है, और इसकी जो ओपनिंग होती है इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। सुन लीजिए, होता क्या है कि जब किसी एनिमल का एम्ब्रियन डेवलपमेंट चल रहा होता है तो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनती है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि हो सकता है कि 3 की तीनों जर्म लेयर ना बने, मतलब बाहर की तरफ एक्टोडर्म बन जाए, अंदर की तरफ एंडोडर्म बन जाए। यदि एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों हो लेकिन बीच में मीजोडर्म ना हो तो कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर? 2, और 2 को ही डिप्लो कहेंगे। तो यदि 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर हो
बाहर एक्टो हो अंदर एंडो हो तो नाम क्या रखोगे? डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान तीनों लेयर हो जाए, बाहर एक्टो बन जाए, अंदर एंडो बन जाए और बीच में क्या आ जाए? मीजोडर्म आ जाए। तो अगर तीनों लेयर हो जाएंगी तो आंसर देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक क्वेश्चन और है, अगर डिप्लोब्लास्टिक होगी तो मीजोडर्म नहीं होगी, तो उसकी जगह क्या होगा? तो उसकी जगह जो लेयर पाई जाती है उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम मीजोग्लिया है। यदि कोई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, बीच में मीजोडर्म नहीं होगा, तो उसकी जगह क्या होगी? तो उसकी जगह मीजोग्लिया होगा। तो चाहे मीजोग्लिया कहो चाहे मीजोडर्म कहो, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क देखो क्या है, मीजोडर्म सेल की बनी हुई लेयर होती है, मतलब सेलुलर लेयर होती है, जबकि जो मीजोग्लिया है वो नॉन सेलुलर लेयर होती है। तो अगर अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर है तो मीजोग्लिया है, और अगर सेलुलर है तो मीजोडर्म है। फिर आखिरी में एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल याद रखना है कौन कौन है। तो डिप्लोब्लास्टिक में अकेला एग्जाम्पल आप सिलेंट्रेटा याद रखोगे या उसी का भाई टिनोफोरा याद रखोगे। बाकी जितने लोग हैं तो बचे कितने? प्लेटी हेलमेन से शुरू करो और कार्डेटा तक सब किसमें आएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। लिख लीजिए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव टू एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर। कौन सी? तो कहोगे बाहर की तरफ आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एक क्वेश्चन ये याद रखेंगे, और बीच में क्या मिलेगी? मीजोग्लिया, जो कि क्या है? अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जाम्पल में सिलेंट्राटा और दूसरा टिनोफोरा। अच्छा, अगर ये ना मिले तो फिर पोरीफेरा आप लगाइएगा, लेकिन पोरीफेरा में स्पेशल स्पेशल कहानी ये वहाँ है कि वहाँ एक्टोडर्म एंडोडर्म नहीं होती है, वहाँ डर्मल और गैस्ट्रल लेयर होती है। तो फिर भी अगर मान लेते सिलेंट्रेटा ना मिले, टिनोफोरा ना मिले और आंसर लगाना ही हो, तो हम पोरीफेरा के बारे में विचार कर लेंगे। लेकिन पोरीफेरा तभी लगाएंगे जब ये दोनों नहीं मिलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ऐसे लोग जिसमें 3 एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर होंगी, हैव 3 एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर। अब जब 3 जर्म लेयर हो जाएंगी तो स्पष्ट है क्या? बाहर की तरफ, बीच में और अंदर की तरफ। बाहर क्या होगी? इक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और अंदर की तरफ। यहां जो मीजोडर्म है वो सेलुलर लेयर है। अभी इसका डायग्राम देखेंगे उससे आप पहचानेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल, तो प्लेटी हेलमेन से शुरू करेंगे।
प्लेटी हेलमिंथ से कार्डेटा, सब यही है। एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं, इतना लिख लो पहले। किसी पर्टिकुलर एनिमल में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, कौन से, प्लेटी हेलमिंथ से कार्डेटा वाले जो हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ही दो टाइप के होते हैं। ऐसे लोग जिसमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा उनको प्रोटोस्टोमेट कहेंगे, और जिसमें ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा उनको ड्यूट्रोस्टोमेट कहते हैं। तो ये जो ब्लास्टोपोर है इसका भविष्य क्या होगा, ये भविष्य में, मतलब अभी तो डेवलपमेंट चल रहा है ना, ये भविष्य में माउथ बनाएगा कि एनस बनाएगा, इस हिसाब से तय होता है एनिमल का नाम प्रोटोस्टोमेट या एनिमल का नाम ड्यूट्रोस्टोमेट। तो प्रोटो और ड्यूट्रो एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन दो लाइनें लिख लेंगे, पहले इसको कर लीजिए। फिर सुन लेते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं जिसमें गैस्ट्रुला में 3 इम्ब्रानिक जर्म लेयर हैं, उसमें फिक्स है ये जो आर्केंट्रान है, ये हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन बनाती है। कैविटी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो जगह खाली है वो ये आर्केंट्रान बनाती है, और उसके एक किनारे पर माउथ बनेगा, एक किनारे पर एनस बनेगा। तो प्रोटोस्टोमेट माउथ बनेगा कि प्रोटोस्टोमेट एनस बनेगा, इससे एनिमल तय होते हैं। या तो कहोगे क्या, प्रोटोस्टोमेट या तो ड्यूट्रोस्टोमेट। शुरू करें। तो ब्लास्टोपोर का क्या बनाओगे, तो ब्लास्टोपोर का माउथ बनाएंगे तो क्या कहोगे, प्रोटोस्टोमेट, और ब्लास्टोपोर का एनस बनाएंगे तो कहेंगे ड्यूट्रोस्टोमेट। भाई एग्जाम्पल याद रखना है, तो इन्हीं में से एग्जाम्पल होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिमल ही दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोस्टोमेट और एक होते हैं ड्यूट्रोस्टोमेट। ये वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर बना लेता है माउथ, और ये वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर मेक एनस। इसका एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथ से शुरू करोगे और मोलस्का तक लिख डालोगे तो बचे कौन, सिर्फ दो बचे, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। लिख लिया, लिख लिया। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। सीलोम, टाइप ऑफ सीलोम। पहले सीलोम का मतलब तो समझ में आए, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एनिमल की टीएस काट दी जाए, सेक्शन ऐसे काट दिया जाए, तो क्या दिखाई पड़ेगा, सेक्शन काट देंगे तो सेंटर में हमको एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी। ये जो लेयर है ये बॉडी वाल है, और ये जो लेयर है या सर्कल मिल रहा है इसको गट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये जो जगह दिखाई पड़ रही है यहां, ये जो जगह दिखाई पड़ रही है
इसी को बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। सुन लीजिए फिर लिखिए। 3 ऑप्शन हैं। ऐसा हो सकता है कि जितने ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं उसी की बात हो रही है, डिप्लो से कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी वाल और बॉडी कैविटी के बीच की जो जगह है, बॉडी वाल और बॉडी कैविटी के बीच की जो जगह, ये जो जगह दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि यहाँ मीजोडर्मल टिश्यू भरा हुआ मिल जाए। तो अगर पूरी तरीके से भर जाएगा तो बॉडी कैविटी तो गायब हो जाएगी। एक ऑप्शन ये है कि हो सकता है मीजोडर्मल टिश्यू पूरी तरीके से फिल हो जाए। तो जब मीजोडर्मल टिश्यू पूरी तरीके से भर जाएगा तो मीजोडर्म के भर जाने के चक्कर में बॉडी कैविटी गायब, और बॉडी कैविटी है नहीं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एसिलोम, और एनिमल को एसिलोमेट एनिमल कहते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि बॉडी कैविटी में क्या भर जाए, मीजोडर्मल टिश्यू पूरी तरीके से फिल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, एसिलोम कहेंगे। एक ऑप्शन। दूसरा देखो, दूसरा हो सकता है कि पूरी तरीके से ना भरे, मीजोडर्म के पाउच मिल जाएं। मतलब बीच बीच में जगह खाली मिल जाए, एक ऑप्शन ये है। तो अगर ऐसा हो गया तो इस बॉडी कैविटी है तो, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, इसको कहते हैं स्यूडोसीलोम या इसको फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। और तीसरा तरीका है कि बहुत बढ़िया तरीके से गट के बाहर बाहर मीजोडर्म की लेयर मिल जाए और बॉडी कैविटी के नीचे नीचे मीजोडर्म की लेयर मिल जाए। तो 2 मीजोडर्म की लेयर मिल गई। आउटर मीजोडर्मल लेयर और इनर मीजोडर्मल लेयर। तो यदि बॉडी कैविटी के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मीजोडर्म की लेयर मिल जाए तो यही असली बॉडी कैविटी होती है। तो ऐसी कोई भी कैविटी, तो कैविटी कितने टाइप की हो गई, तो कैविटी हो गई 3 टाइप की। एक कंडीशन हो गई एसिलोम, स्यूडोसीलोम और यूसीलोम। एसिलोम शब्द का शाब्दिक मतलब है एब्सेंट कैविटी, बॉडी कैविटी है ही नहीं, विवादी खत्म। स्यूडोसीलोम का मतलब है फॉल्स कैविटी, और यूसीलोम का मतलब है ट्रू कैविटी। तो अंतर समझ लो क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ए लिखो नहीं बेटा, 2 मिनट सुन लो, एसिलोम का क्या मतलब है, तो सिर्फ इतना बताओगे यदि एनिमल में बॉडी कैविटी एब्सेंट हो जाए। तो क्यों एब्सेंट हो गई, तो कहोगे बॉडी कैविटी में पूरी तरीके से भर गया है क्या, मीजोडर्मल टिश्यू, कोई जगह छोड़ा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है स्यूडोसीलोम, उसको फॉल्स कैविटी कहते हैं। क्यों कहते हो, तो फॉल्स कैविटी के 2 पहचान है, दोनों बातें याद रखोगे। पहली पहचान है कि यदि कैविटी में अंदर और बाहर की तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग ना हो तो फॉल्स कैविटी, या अंदर मीजोडर्म के पाउच पाए जाएं तो भी क्या, फॉल्स कैविटी। तो फॉल्स कैविटी की 2 पहचान। असली बॉडी कैविटी यूसीलोम या ट्रू सीलोम, क्या पहचान, तो कहोगे जब बॉडी कैविटी लाइन बाई मीजोडर्मल लेयर, अंदर की तरफ भी मीजोडर्म की लेयर मिल जाए और बाहर की तरफ भी क्या मिले, मीजोडर्म की लेयर मिले, तो उसी को हम कहेंगे असली बॉडी कैविटी। तो जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है, क्यों नहीं, वो अलग कारण है। जिसमें है लेकिन नकली है, वो एक अलग कारण है। और है और असली है, वो एक अलग कारण है। फिर एग्जाम्पल याद रखने हैं। किसमें नहीं है, प्लेटी हेलमेंथ में नहीं है। किसमें है लेकिन नकली है, आयस्क हेलमेंथ में है। और किसमें है और असली है, तो एनिलिडा से शुरू करो और कहां तक, कार्डेटा तक बनाओ। तो यहीं पर बढ़ा लीजिए, बॉडी कैविटी क्या है, तो कहोगे स्पेस बिटवीन, किसके किसके बीच, बॉडी वॉल एंड क्या, गट।
पढ़ें तो लिख लीजिए। पहला है एसिलोमेट एनिमल। क्या कहोगे? एनिमल इन विच बॉडी कैविटी क्या हो जाएगी? एब्सेंट। क्यों एब्सेंट हो गई? तो आगे लिख देंगे फिल बाई अब एसिलोमेट एनिमल की एग्जाम्पल बता दो बस। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका प्लेटी हेलमिंथ है। लेकिन मान लेते एक जानवर कुछ शैतानी कर दे और प्लेटी हेलमिंथ ऑप्शन में ना दे, तो अगर प्लेटी हेलमिंथ ऑप्शन नहीं देगा तो प्लेटी हेलमिंथ का कोई मेंबर ऑप्शन दे देगा, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। हो सकता है वो भी ना मिले तो फिर मजबूरी में कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर ये आंसर ना मिले तो दो ऑप्शन और है हमारे पास, एक है पोरीफेरा और एक है सीलेंट्रेटा। ये दोनों बहुत बेहतर आंसर है नहीं, लेकिन मान लीजिए ना मिले तो लगाइएगा, क्योंकि इनमें अभी बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट आया नहीं है। फिर भी इन दोनों को एसिलोमेट माना जाता है, ठीक है। तो अगर ये आंसर ना मिले तो हम इनके बारे में विचार करेंगे। हाँ, इसमें चूज नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि यहाँ भी एक कैविटी पाई जाती है और यहाँ भी एक कैविटी पाई जाती है। दूसरा है स्यूडोसिलोमेट। एनिमल, ये कौन होते हैं? तो कहोगे एनिमल विद स्यूडोसिलोम, या इसी को कहते क्या है? फॉल्स कैविटी कहते हैं। और क्यों फॉल्स कहते हैं ये याद रखना है। तो दो खास बातें हैं इसकी, एक है नॉट लाइन बाई किसके द्वारा? मीजोडर्म। और दूसरा है फिल बाई मीजोडर्मल पाउच। एग्जाम्पल बता दो बस। तो एग्जाम्पल है एस्केलमेंथ। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्यूडोसिलोम फॉल्स कैविटी है क्यों, तो आपने दो बातें बताई कि एक तो लाइन नहीं है किससे, मीजोडर्म से, एक बात बताई कि मीजोडर्म के पाउच हैं। अगर ऑप्शन में दोनों ना मिले तो एक ऑप्शन और है, वो भी आंसर सही हो जाता है। इसको फॉल्स कहते हैं क्यों? क्योंकि डेवलप होती है। डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसील। ये क्या है? तो ब्लास्टोसील ब्लास्टुला की कैविटी का नाम है, याद है? जायगोट, फिर मारुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। तो जो ब्लास्टोसील से बने वो नकली कैविटी होती है। तो अगर ये आंसर ना मिले तो आप ये लगाइए। तीसरा सिलोमेट। सिलोमेट एनिमल किनको कहोगे? तो ऐसा भी एनिमल जिसमें ट्रू सीलोम या यू सीलोम होगी। और ट्रू सीलोम किसको कहते हो? ऐसी कोई भी सीलोम जिसमें क्या हो, ये डायग्राम देख लो जरा, ये वाली मीजोडर्म और ये वाली मीजोडर्म दोनों के बीच में अगर जगह है तभी क्या है? असली सीलोम। एनिमल
विद ट्रू सीलोम या यू सीलोम, या ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम की भी पहचान है, लाइन बाई मीजोडर्म। एग्जाम्पल बता देते हैं, तो जितने जानते हो सब लिख डालो। एस के हेलमंथ की बात, एनीलिडा से टू कार्डेटा सब हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, सब इसी में है। बस ये एक बात याद रखिएगा, जितने लोग ट्रू सीलोम वाले हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइजोसिलोमेट और एक होते हैं यूसिलोमेट। ये क्या है? तो इन लोगों में है असली वाली बॉडी कैविटी, लेकिन असली बॉडी कैविटी बनी कैसे है? डेवलपमेंट के आधार पर। तो बनने के दो तरीके होते हैं, या तो मीजोडर्म के स्प्लिट से बनती है और या तो मीजोडर्म के पाउच से बनती है। तो अगर स्प्लिट से बनी तो साइजोसिलोम और पाउच से बनी तो इंटीरोसिलोम। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आप याद रखिए, एक बार पूछा जा चुका है। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, साइजोसिलोम, बचे कौन? इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, इंटीरोसिलोम। लिख लें। तो जो सिलोमेट हैं वो दो टाइप के होते हैं, साइजोसिलोम और इंटीरोसिलोम। साइजोसिलोम के एग्जाम्पल बनती कहां से है? पहले एग्जाम्पल ले ले, एनिलिडा टू मोलस्का, और इसमें एग्जाम्पल बचा कौन? इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। अरे हाँ, अंडरस्टूड है। साइजोसिलोम और इंट्रोसिलोम के मैकेनिज्म में अंतर है। जो बनती है मीजोडर्म के स्प्लिट से वो साइजोसिलोम। फार्म बाय मीजोडर्मल स्प्लिट और फार्म बाय मीजोडर्मल पाउच। तो एक नोट यही लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, हीमोसिलोम ये वो है कैविटी फिल बाई ब्लड। अगर कैविटी में क्या भर जाए? ब्लड भर जाए, तो नाम क्या रखना पड़ेगा? हीमोसिलोम या हीमोसील रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दो हैं इसके, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अगली हेडिंग कौन सी है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में एनिमल दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं अनसेगमेंटेड एनिमल और दूसरे होते हैं
सेगमेंटेड एनिमल। रुक जाइए, ऐसी कोई भी एनिमल जिसकी बॉडी में सेगमेंट ना हो वो अनसेगमेंटेड होंगे। और एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में केवल एक जगह लिखा है अनसेगमेंटेड एनिमल, बताओ कहाँ? मोलस्का में लिखा है। तो आप पढ़ेंगे तो भी मोलस्का में एक लाइन लिखी मिलेगी अनसेगमेंटेड, लेकिन अकेले मोलस्का अनसेगमेंटेड नहीं है, बहुत लोग हैं। जैसे पोरीफेरा शुरू करो, पोरीफेरा अनसेगमेंटेड, सिलेंट्रेटा अनसेगमेंटेड, प्लेटी हेलमेंथ भी अनसेगमेंटेड, आयस के हेलमेंथ भी अनसेगमेंटेड, फिर एनलिडा सेगमेंटेड, एनलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड, फिर मोलस्का फिर अनसेगमेंटेड, एकाउंटरमेटा फिर अनसेगमेंटेड और कार्डेटा फिर सेगमेंटेड। तो इकट्ठा लिख लेंगे कौन अनसेगमेंटेड है और कौन सेगमेंटेड है। तो अनसेगमेंटेड एनिमल बताओ कौन कौन है, बताते जाओ, लिखते जाएंगे। पोरीफेरा लिखते चलो, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा इस नाते नहीं लिख रहे हैं, टीनोफोरा का मतलब सिलेंट्रेटा ही होता है। पहले टीनोफोरा के सारे मेंबर सिलेंट्रेटा में ही थे, फिर कुछ विशेष चीजें मिल गई तो कहा ऐसा करो, इनको बंटवारा करो, इनका अलग फाइलम बनाओ, तो बना, लेकिन वो है मोटे मोटे क्या सिलेंट्रेटा ही। तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथ, आयस के हेलमेंथ तक यहां लिख लिया, अब इधर लिखेंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का यहां लिखेंगे, इकाइनोडर्मेटा यहां लिखेंगे और कार्डेटा यहां लिखेंगे। एनिलिडा का एक मेंबर है जिसका नाम अर्थवर्म है। खास बात सुन लो, अर्थवर्म की बॉडी की खास बात यह होती है कि जैसे अर्थवर्म ऐसे आप देखोगे तो ये अंदर से भी सेगमेंट में बटा है और बाहर से भी सेगमेंट में। तो बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, एक खास बात। दूसरी खास बात यह है कि इसमें आर्गन भी रिपीट होते हैं, कुछ न कुछ आर्गन भी क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत पहले आया था, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो अर्थवर्म के सभी सेगमेंट में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट। आंसर देंगे गैंग्लिया, सब में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति मिल जाए जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड हो, साथ में कुछ रिपीटिशन हो आर्गन का, तो ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं। और मेटामेरिज्म का बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, अर्थवर्म है। ठीक है, और यहाँ जितने सेगमेंट होते हैं उनको मेटामर कहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन पूछे मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें होता है, आपके पास एनलिडा या अर्थवर्म ऑप्शन ना मिले तो हम तुरंत क्या लगा देंगे, आर्थ्रोपोडा या क्या लगा देंगे, कार्डेटा। अंतर समझ लीजिए, एनलिडा या आर्थ्रोपोडा में दोनों बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। तो अर्थवर्म के नीचे लिख लीजिए, बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली divide into segment and repetition of organ। ऐसी परिस्थिति को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। या इसी को मेटामेरिज्म कहते हैं। और इस परिस्थिति में
जो सेगमेंट होते हैं उनको मेटामर कहते हैं। आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा केवल और केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई पर्पज नहीं है, ना एक नोट लिख लेते हैं। ये सुने हो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो पहले मेटामेरिक समझो, मेटामेरिक क्या है? ऐसा कोई भी सेगमेंटेशन की परिस्थिति जिसमें बॉडी अंदर और बाहर से सेगमेंट में बटी हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन के बनने की जब बात आती है तो ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। इसकी नकल करते हुए प्लेटी हेलमिंथ का एक मेंबर है जिसका नाम टेप वर्म है। टेप वर्म में टीनिया सुने हो, टीनिया सोलियम, उसमें सेगमेंट पाए जाते हैं। वैसे तो प्लेटी हेलमिंथ अनसेगमेंटेड होते हैं, लेकिन टीनिया सोलियम सेगमेंटेड होती है। तो टीनिया सोलियम में जो सेगमेंट होते हैं वो असली नहीं, नकली होते हैं। इसी नाते उनको कहते क्या है? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या इसी को फॉल्स सेगमेंटेशन। तो ये अगर फॉल्स सेगमेंटेशन है तो ये वाला कौन सा सेगमेंटेशन? ये ट्रू सेगमेंटेशन है। ये क्या है? ट्रू सेगमेंटेशन। तो ये क्या है? तो कहोगे फॉल्स सेगमेंटेशन। और होता किसमें है? टीनिया में, जिसको टेप वर्म कहते हैं। ये मत समझ लेना कि टेप वर्म इक्वल टू फ्लैट वर्म है। फ्लैट वर्म बहुत लोग हो गए उसमें। फ्लैट वर्म में एक है, इसका नाम ये टेप वर्म है। हिंदी में इसको फीता क्रम कहते हैं। यहां तक हो गया सबका? नोटो कार्ड, देख लो जरा इधर। मान लेते हैं ये किसी पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी है, तो इस एनिमल में ये सरफेस कौन सी है? डार्सल। और ये कौन सी है? वेंट्रल। तो एनिमल में डार्सल सरफेस पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर का नाम नोटोकार्ड है। तो पहला सवाल है नोटोकार्ड क्या है? तो कहोगे रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डार्सल साइड ऑफ बॉडी। कब? एम्ब्रायोनिक लाइफ में। एम्ब्रायोनिक लाइफ में डार्सल साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। रॉड का मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। एक क्वेश्चन, ये बना कहां से है? तो ये मीजोडर्म से बना है। तो एनसीईआरटी में लिखा है रॉड लाइक मीजोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट या डेवलप डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायोनिक लाइफ में बनता है, हम लोगों में भी बना था, ठीक है। जिन लोगों में नोटोकार्ड बनेगा एम्ब्रायो में, उन लोगों को कार्डेट कहोगे, और जिनमें नहीं बनेगा उनको नॉन कार्डेट कहेंगे। नॉन कार्डेट की एग्जाम्पल तो जितने पढ़ो सब नॉन कार्डेट। पोरी फेरा शुरू करो और हेमी कार्डेटा तक, हेमी कार्डेटा तक सब क्या है? नॉन कार्डेट। कार्डेटम केवल कार्डेटा ही और कोई नहीं है।
बताओ नोटोकार्ड क्या है, तो कहोगे रॉड लाइक। मीजोडर्मल, मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ, डार्सल साइड ऑफ, ये डार्सल साइड ऑफ एओर्टा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वेंट्रल टू एओर्टा है थाइमस। क्या क्या क्वेश्चन याद रखोगे, रॉड लाइक याद रखोगे, मीजोडर्म याद रखोगे और डार्सल साइड याद रखोगे, एम्ब्रायो। एनिमल दो प्रकार के, कौन से, नॉन कार्डेट और कार्डेट। नॉन कार्डेट का मतलब नोटोकार्ड एब्सेंट, और कार्डेट का मतलब इन एम्ब्रायो, इन एम्ब्रायो। एग्जाम्पल, सब पोरीफेरा से शुरू करो, पोरीफेरा टू एनसीईआरटी में जो लिखा हो बताओ, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा एंड इसी में हेमी भी आएगा, पहले के वैज्ञानिक हेमी कार्डेटा को कार्डेटा में रखते थे, क्यों, लोग मानते थे कि इसके पास नोटोकार्ड है। बाद में पता चला जिसको नोटोकार्ड मान रहे हैं वो नोटोकार्ड है ही नहीं, कुछ और है, तो फिर इसको निकाला गया, यहां से कहां रखा गया, नॉन कार्डेट। अब कार्डेट में कौन आएंगे, एग्जाम्पल कार्डाटा, और कार्डेटा में तीन लोग आते हैं, यूरो कार्डेटा, सिफाइलो कार्डेटा और वर्टिब्राटा। और वर्टिब्राटा में 5 लोग आते हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। एनसीईआरटी। अगर आपने चारों तरफ देखो, कई बार दिखा चुका है, आपको बहुत प्रकार के एनिमल और डिफरेंट स्ट्रक्चर और फार्म मिलेंगे, लाखों क्या मिलेंगे, एनिमल की स्पीशीज मिलेगी, और इनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, तो कर लिया जाए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कह रहा डिफरेंसेज स्ट्रक्चर और फॉर्म में नहीं है, और कई मामले में भी डिफरेंस है, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल में डिफरेंस है, सिमेट्री में डिफरेंस है, सीलोम में डिफरेंस है, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस है। कह रहा यही सब फीचर हैं आधार, बेसिस। पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी मेंबर, ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया क्या है, मल्टी सेलुलर। सब में लिखा है ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे, तो जैसे यहां शुरू हो गया, स्पंज, सेल आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट, और इसको कहते क्या हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहां कुछ ना कुछ क्या मिला, डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन जब सिलेंट्रेटा में गए तो सेल का अरेंजमेंट थोड़ा बेहतर हो गया, यहाँ ऐसी सेल जो सेम काम कर रही थी वो क्या बना ली, टिश्यू, या क्या बना ली। आगे बढ़ेंगे तो टिश्यू लेवल कह देंगे। जैसे हायर लेवल जाएंगे, जैसे आर्गन लेवल, कहाँ मिलेगा, और हायर, जहां पर टिश्यू ऑर्गेनाइज करके क्या बना लेंगे, आर्गन बना लेंगे। और जब हम एनलिडा में जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में जाएंगे, मोलस्का में,
इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा में तो देखोगे कि आर्गन्स एसोसिएट करेंगे और बना लेंगे क्या, सिस्टम। कहोगे क्या, आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखिएगा आर्गन सिस्टम किसमें किसमें है। आर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें, प्लेटी हेलमिंथ में केवल क्या है, सिंगल ओपनिंग, आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व एज माउथ एंड क्या, एनस। तो कैसा खोलोगे, लेकिन जब हम कंप्लीट में आएंगे तो हमको सेपरेट माउथ और एनस मिलेगा। वैसे ही सर्कुलेशन है, ओपन और क्लोज। ओपन टाइप सर्कुलेशन जिसमें ब्लड को पंप किया जाएगा किसमें, हार्ट के द्वारा, और सेल और टिश्यू हमेशा उसी में भीगे हुए होंगे। जबकि क्लोज की खास बात यह होगी कि ब्लड हमेशा सर्कुलेट करेगा किसमें, ब्लड वेसल। सिमेट्री, एनिमल को कैटेगराइज किया गया इस आधार पर कि उनकी सिमेट्री क्या है। तो ज्यादातर स्पंज क्या है, एसिमेट्रिकल। क्यों, देखो लिखा है कोई भी प्लेन जो कहां से पास हो, सेंटर से, वो नहीं डिवाइड करेगा किसमें, दो इक्वल हाफ, तो एसिमेट्री हो ही जाएगी। लेकिन अगर कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो और बॉडी को डिवाइड कर दे किसमें, दो आइडेंटिकल हाफ में, तो नाम क्या रखोगे, रेडियल। एग्जाम्पल नहीं भूलोगे, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और एनिमल जिसमें लीडा आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, बाकी लोग आएंगे। बॉडी को डिवाइड कर दोगे आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाइप, कौन सा प्लेन, केवल एक, तो फिर नाम क्या रखोगे, बायलेटरल। डायग्राम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये बायलेटरल सिमेट्री का डायग्राम है, क्या बना है, क्रैब्स, केकड़े, और ये क्या है, ये हाइड्रा है। ठीक, हाइड्रा सिलेंटेटा में आएगा ना, सिमेट्री हो गई। डिप्लो और ट्रिप्लो, डायग्राम देख लीजिए पहले। ये है एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म। बीच में देखो सेल नहीं दिख रही ना, ध्यान से देखिए। जब सेल ना दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, बीच में ये सेल नहीं दिख रही, तो ये लेयर कौन सी है, फिर ये मीजोग्लिया है। और यहाँ देखो, यहाँ एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ये क्या है। तो अगर एक्टो और एंडो के बीच सेल दिख जाए तो आप समझ लेंगे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट। तो दोनों डायग्राम देख करके पूछ लेगा कौन ट्रिप्लो है कौन डिप्लो है, तो आप बता देंगे ये वाला डिप्लो है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां सेल नहीं दिख रहे। एनिमल इन विच सेल अरेंज इनटू दो एम्ब्रियोनिक लेयर, बाहर की तरफ एक्सटर्नल और अंदर की तरफ इंटरनल, एंडोडर्म, तो नाम क्या रखोगे, डिप्लो। एग्जाम्पल सिलेंटेटा, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, नाम क्या है, नाम न भूलिएगा, मीजोग्लिया, प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ध्यान से सुने, डिप्लोब्लास्टिक में यदि सिलेंटेटा नहीं मिलेगा तो पोरीफेरा लगाइएगा, लेकिन वहां एक्टोडर्म एंडोडर्म की जगह डर्मल और गैस्ट्रल लेयर पाई जाती है। और जहां मीजोग्लिया है वहां एक नई लेयर पाई जाती है, उसका नाम मीजोहाइल है। हमने आपको जो नोट दिया उसमें लिखा हुआ है। तो मीजोहाइल और मीजोग्लिया, ये दो स्पेशल शब्द याद रखिएगा। ये पोरीफेरा में है और ये सिलेंट्रेटा में। एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रायो में तीसरी जर्मिनल लेयर आ जाए जिसका नाम मीजोडर्म है, एक्टो और एंडोडर्म के बीच, तो फिर क्या कहोगे, ट्रिप्लो। प्लेटी हेलमेन से शुरू करो, कहां तक ले जाओगे, सीलोम का प्रेजेंस या एब्सेंस बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। किसके बीच, बॉडी वाल और गट के बीच। बॉडी कैविटी जो कि लाइन हो किससे, मीजोडर्म, उसका नाम रखना पड़ेगा सीलोम। और ऐसे लोग जिसमें सीलोम होगी उनको क्या कहोगे, बताओ कौन, एनलिडा है, अब आर्थ्रोपोडा भी है, मोलस्का भी है, इकाइनोडर्मेटा भी है, हेमिकार्डेटा भी है, कार्डेटा, सब यही मिलेंगे। लेकिन कुछ एनिमल होंगे जिसमें बॉडी कैविटी, ये क्या लिखा है, नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, उसकी जगह फिर है क्या, मीजोडर्म है। किस फॉर्म में, पाउच के फॉर्म में, बिटवीन एक्टोडर्म और, ऐसी बॉडी कैविटी का नाम क्या रखोगे,
और एनिमल को क्या कहोगे, और एग्जाम्पल कौन है? एनिमल इन विच बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो गई, तो नाम क्या रखोगे? एसिलोमेट। कौन? प्लेटिहेल। डायग्राम भी काम का है, ये 3 डायग्राम बने हैं, कैसे पहचानोगे? तो देखो, ये है एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म, ये है एंडोडर्म, ये है गट। कहीं कोई कैविटी दिख ही नहीं रही। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं, चाहे आप ये बना लो और चाहे आप ये बना लो, सेम डायग्राम बना हुआ है। तो कैसे पहचानोगे? पहचान ही नहीं सकते हो, कोई तरीका ही नहीं है। चाहे ये दे दे चाहे वो दे दे। अब ये मत कहेगा कि हाँ यहाँ गोला थोड़ा छोटा बना है ना, और यहाँ गोला थोड़ा बड़ा बना है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, हाँ ये पहचानोगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पाउच दिख रहे हैं, तो अगर मीजोडर्मल पाउच दिख रहे हैं तो ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? यूसिलोम है। यहाँ असली बॉडी कैविटी है, यहाँ एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये बॉडी कैविटी है, और बॉडी कैविटी में बाहर मीजोडर्म और अंदर मीजोडर्म। और यहाँ देखो, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये बॉडी कैविटी है, लेकिन यहाँ क्या भरा है? मीजोडर्मल पाउच। तो जरा नाम बढ़ा दीजिए। मीजोडर्मल पाउच। ठीक है, तो पहचान लेंगे बेटा। अगर ये डायग्राम देखिए एग्जाम्पल पूछे तो, ये डायग्राम देखिए एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताओ? एनलिडा से। और ये डायग्राम देखिए पूछे, और ये डायग्राम देखिए पूछे, और अगर प्लेटिहेल में ना मिले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी तो हो सकता है। कुछ एनिमल है जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड है, किसमें? और साथ में ये लाइन टिक कर लो, सीरियल रिपीटिशन ऑफ कम से कम कुछ ऑर्गन, जैसे बॉडी शो पैटर्न इज कॉल्ड, और फिनोमेना का नाम। फिलहाल मेटामेरिज्म अगर पूछेगा तो आप 3 आंसर दे दोगे, तो एनिलिडा दे दोगे, आर्थ्रोपोडा दे दोगे, और कार्डेटा दे दोगे। नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या है? देखो स्पष्ट क्वेश्चन, मीजोडर्म से बना है, रॉड लाइक बना है, डार्सल साइड बना है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में बना है। सभी एनिमल, सब एनिमल जिनमें नोटोकार्ड होगी उनको कार्डेट, और जिनमें नहीं होगी उनको नॉन कार्डेट, जैसे पोरीफेरा से। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसी हेडिंग के अंतर्गत हमको सारे फाइलम पढ़ने हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमैलिया लिखा है, मतलब पोरीफेरस शुरू है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल फीचर मेंशन्ड। ऊपर कह रहा है इसको देखोगे तो ये चार्ट बनेगा, तो चार्ट देख लो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। सभी मल्टी सेलुलर एनिमल को 2 भागों में बांटा गया, एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेलुलर लेवल में अकेला कौन आता है। और पोरीफेरा के 2 पहचान, कैसे होंगे और कैसे होंगे? ऐसे। तो अगर एसिलोमेट पूछेगा तो पोरीफेरा लगा सकते हो, लेकिन कब? जब क्या नहीं मिलेगा? प्लेटिहेल्मिन्थ नहीं मिलेगा। यहाँ जो लोग थे वो रेडियल सिमेट्री में चले गए। रेडियल में 2 लोग आते हैं, सिलेंटेटा टिनोफोरा, एकाउंडरमेटा भी है लेकिन देखो यहाँ लिखा है, और सिलेंटेटा टिनोफोरा की भी क्या माना जाता है? एसिलोमेट। तो वहां मैंने बताया एसिलोमेट, इनका भी नाम लिख दोगे। अब बाइलेटरल सिमेट्री में जो एसिलोमेट है उसमें, बाइलेटरल में जो स्यूडो है उसमें, और बाइलेटरल में जो सिलोमेट है उसमें एनलिडा से कार्डेटा। बस इकायोड्रमेटा का स्टार लगा दिया है। क्यों लगा दिया बताया मैंने, कि इकायोड्रमेटा का एडल्ट कहाँ मिलेगा? रेडियल में मिलेगा, और इकायोड्रमेटा का लार्वा कहाँ मिलेगा? बाइलेटरल। वो यहाँ लिखा हुआ है, इकायोड्रमेटा एक्सबिट रेडियल एंड बाइलेटरल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। स्टेज मतलब लार्वा कुछ और, एडल्ट कुछ और। पहली हेडिंग। पहली हेडिंग पोरीफेरा।
सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। पहला सवाल ये है कि पोरीफेरा के जितने मेंबर हैं उनको स्पंज कहा जाता है कॉमनली, क्योंकि ये पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे स्पंज में छोटे छोटे छेद होते हैं, सामान्य कोई स्पंज हो तो छोटे छोटे पोर होने के चक्कर में इनका नाम स्पंज या कॉमनली इनको स्पंज कहा जाता है। ये मोस्टली मैरीन वाटर एनिमल होते हैं, ज़्यादातर मैरीन वाटर होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर इसके फ्रेश वाटर हैं, जैसे स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिला। इनकी जो सबसे पहचान की बात है, अगर वो बेसिक बातें बताएं तो जो 6 बातें अभी पीछे पढ़ के आए वो 6 बातें बता दीजिए, सुन लेते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, इनकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल, इनका सिलोम एसिलोमेट, डिप्लो की ट्रिप्लो डिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री हो गए, सिलोम हो गई, सेगमेंटेशन अनसेगमेंटेड होंगे, नोटोकार्ड नॉन कार्डेड होंगे। इतने सारे क्वेश्चन वही पुराने। जो कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, इनसे पहले कोई मल्टी सेलुलर एनिमल है नहीं, इसी नाते कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है। ये सब जनरल बातें, फिर किसी भी फाइलम की विशेष बात स्टार्ट होती है। पहले जनरल लिखें। इनको स्पंज कहते हैं या पोर बियरिंग एनिमल कहते हैं। क्यों? इनके शरीर में बहुत सारे छेद ही छेद होते हैं। बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं, और माइन्यूट पोर का नाम ऑस्टिया होता है, और एक लार्ज पोर होता है जिसका नाम आस्कुलम। दूसरा, ये मोस्टली मरीन वाटर एनिमल होते हैं। सम फ्रेश वाटर स्पंज भी होते हैं। जैसे, तो फ्रेश वाटर स्पंज का नाम याद रखेंगे। स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिला। इसमें जिला लगा होगा भाई, अभी जिया कर देंगे आंसर बदल जाएगा। जैसे स्पॉन्जिया लिख देंगे, जैसे स्पॉन्जिया लिखेंगे वो मरीन वाटर हो जाएगा, और स्पॉन्जिला लिखेंगे वो फ्रेश वाटर है। तो ये पहचानिएगा, एल लिखा है इसमें। पोरीफेरा के वो 6 कैरेक्टर। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर, ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या पढ़े थे? सिमेट्री। बताओ। एसिमेट्रिकल। उसके बाद क्या पढ़े थे? डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद क्या पढ़े थे? सीलोम पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? इनकम्प्लीट। सीलोम के बाद पढ़े क्या हो? सेगमेंटेशन और नोटोकार्ड, तो नॉन सेगमेंटेड। और नॉन कार्डेड। इतनी ही बातें तो हैं, ये सब सभी फाइलम में लिखी जाएंगी, बस आंसर बदलते रहेंगे इनके।
चूंकि सेलुलर हैं, इसी नाते पोरीफेरा के मेंबर को कहा जाता है प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोरीफेरा की ऐसी कोई बात बताओ जिसके बगैर पोरीफेरा ही बेकार है, अगर वो बात ना लिखी हो तो पोरीफेरा ना पढ़ो। हैं? ऑप्शन सुने, दो ऑप्शन है, सुन लीजिए। एक ऑप्शन है स्पिक्यूल का पाया जाता और दूसरा ऑप्शन है कैनाल सिस्टम का पाया जाता। तो आंसर कैनाल सिस्टम देंगे। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है पोरीफेरा का, पूरे एनिमल किंगडम कहीं नहीं मिलेगा। तो कैनाल सिस्टम का पाया जाना बहुत विशेष कैरेक्टर है। कैनाल सिस्टम में होता क्या है, तो ये जो ढेर सारे ऑस्टिया हैं, इसी से वाटर अंदर आएगा, वास्कुलम से वाटर बाहर जाएगा। जब वाटर अंदर आएगा तो क्या फायदा होगा, तो खाना लेके आएगा, तो फूड गैदरिंग भी तो उसी से होगी। और वेस्ट, जब वाटर जाएगा तो उसी के साथ वेस्ट चले जाएंगे, तो फूड गैदरिंग भी होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होगा। अब जब वाटर आएगा तो O2 बाहर छोड़ाएगा। भाई वाटर अगर बॉडी के अंदर आ गया है तो ऑक्सीजन भी तो आ जाएगी, तो रेस्पिरेशन भी हो जाएगा। तो कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज हेल्पफुल फॉर, तो कहोगे तीन चीजें, एक फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट। हाँ, अगर ये तीन ना मिले तो रिप्रोडक्शन लगाइएगा। जब वाटर आता है तो उससे मेल गैमीट भी आ जाता है, तो अगर ये ना मिले तो रिप्रोडक्शन लगाइएगा। देखो स्पेशल कैरेक्टर पोरीफेरा या स्पंज क्या है, तो स्पेशल कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। अगर ये ना मिले तो वाटर के बाद क्या लिख दें कि वैस्कुलर लिख दें। जैसे वैस्कुलर लिखोगे फाइलम बदल जाएगा, तो वाटर और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, वाटर इन एंड वाटर आउट। वाटर इन होता है किससे, ऑस्टिया, और वाटर आउट होता है आस्कुलम। तो ये मान लेते हैं आस्कुलम है, ये ऑस्टिया है। देखो इधर से वाटर यहां आएगा और फिर यहां जाएगा। बस ये बता दो ये जगह कौन सी है, ये इसका नाम स्पंजोसील है। अगर ये ना मिले तो नाम दूसरा बताना पड़ेगा। पैरा गैस्ट्रल कैविटी, जरा चेंज करेगा आंसर बदल जाएगा। जैसे लिखेगा गैस्ट्रोवैस्कुलर वैसे सिलेंटेटम चले जाओ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर फ्लो वाटर ट्रांसपोर्ट में कैसे होता है, तो क्या बताओगे, देखो क्या बताओगे, तो कहोगे ऑस्टिया से स्पंजो सील से आस्कुलम। कैनाल सिस्टम का क्या काम है, हेल्प इन, बताओ। तो सबसे पहला काम, 1
फूड गैदरिंग। दूसरा काम रेस्पायरेटरी एक्सचेंज। और तीसरा काम रिमूवल ऑफ वेस्ट। अगर ये ना मिले तो चौथा ऑप्शन बताएंगे रिप्रोडक्शन। इसके आगे प्लस माइनस लिख लीजिए, है भी नहीं भी, क्योंकि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसका कोई रोल नहीं होगा। अच्छा, आपको अजीब नहीं लग रहा है? जैसे मान लो कोई ये स्पंज है, वाटर इसके अंदर आया और इधर से चला गया, क्यों आखिर वाटर इसके शरीर से बह रहा है? वही तो कारण होगा। तो कारण समझ में आ गया क्या कि भाई अगर पानी आएगा तो खाना आएगा। तो भैया क्या बाकी लोग भूखे रहेंगे दुनिया में? जिनके जिनके अंदर से पानी गुजरेगा बस वही खाएंगे? तो ध्यान से सुनो, ये है सी बॉटम से फिक्स। अगर बॉटम से फिक्स है और यहाँ फूड है तो चाहे जितना ललचाएं खा नहीं सकते, क्योंकि ये जा नहीं सकते यहाँ। तो इसका हल क्या है? तो या तो ये खाने के पास जाएं, दूसरा या तो खाने को अपने पास बुलाएं। तो खाने को अपने पास कैसे बुलाएंगे? पानी आएगा तो खाना आएगा, पानी जाएगा तो वेस्ट जाएगा। अब एक और समस्या है, क्या इनके शरीर के अंदर कोई टुल्लू पंप लगा है कि पानी खींचे जा रहे हैं और फिर पानी पंप किए जा रहे हैं बाहर की तरफ? भाई ऐसे कैसे पानी चला आएगा? ऐसे तो होना नहीं है। क्या इसके अंदर कोई इंजन लगा हुआ है पानी खींचने वाला? काम क्वेश्चन सुने। कैनाल सिस्टम में वाटर करंट मेंटेन है, पानी आता है और जाता है। कैसे? कोई ना कोई तो मेंटेन करता होगा। तो देखो कैसे मेंटेन करता है। ये जो स्पंजोसील है यहां पर, इस जगह पर स्पंजोसील में पाई जाती हैं सेल, और जिनमें लगे होते हैं फ्लैजिला। इन सेल का नाम कोइनोसाइट है या कॉलर सेल है। कोइनोसाइट या कॉलर सेल का जो फ्लैजिला है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो फ्लैजिला के मूवमेंट के नाते यहाँ का वाटर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ स्पेस खाली होने लगेगा, तो बाहर का वाटर अंदर आ जाएगा। तो कैनाल सिस्टम में वाटर करंट को किसने बनाया है? तो आंसर क्या देंगे? कोइनोसाइट या कॉलर सेल। और ये भी पहचान है स्पंज या पोरीफेरा की। कोइनोसाइट कहाँ मिलेंगे? तो कहोगे या तो स्पंजोसील को लाइन करेंगे, या तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो कैनाल सिस्टम कई प्रकार का होता है। एस्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप, रैगान टाइप। तो अंदर जाना नहीं है, तो फिर भी कैनाल होती हैं। एक्स करंट कैनाल, इन करंट कैनाल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, तो दुनिया भर के अंदर की बातें हैं, फिर भी आप रट लेंगे। कोइनोसाइट दो जगह मिलेगी, या तो कहाँ मिलेगी? स्पंजोसील की लाइनिंग में, या तो कैनाल की लाइनिंग में। और उसी की जिम्मेदारी है क्या मेंटेन करना? वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, सॉरी वाटर कैनाल सिस्टम में क्या मेंटेन करना? वाटर करंट को मेंटेन करना। तो ये बना लो तो आगे बढ़े। लिख लीजिए, इन कैनाल सिस्टम वाटर करंट मेंटेन बाय किसके द्वारा? तो आंसर देंगे कोइनोसाइट या कॉलर सेल। अब कोइनोसाइट के बारे में लिख लेंगे। कोइनोसाइट एक प्रकार की, ये कहां लिखा है?
कोइनोसाइट एक फ्लैजेलेटेड सेल लिखा कहाँ है? तो ये लिखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। वहाँ फ्लैजुलर मूवमेंट लिखा है, वहाँ लिखा है वाटर करंट में मेंटेन करने वाली बात। अब लोकोमोशन मूवमेंट खोलिएगा, पहले लेक्चर में ही है ये। फ्लैट सेल ये लाइन करती है किसको? लाइन स्पंजोसील एंड कैनाल ऑफ सिस्टम। फिर आता है डाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनके जैसा डाइजेशन दुनिया में किसी का नहीं है। अब जब इनके जैसा किसी का नहीं है तो फिर एग्जामिनर को पता होगा। पहले अपना वाला देखते हैं। ये बक्कल कैविटी, ये फेरिंग्स, एसोफेगस, इंटेस्टाइन, यहाँ फूड का डाइजेशन हो रहा है। कैसे देखो जरा, ये है सेल। बताओ सेल के अंदर हो रहा है कि सेल के बाहर? तो अगर सेल के बाहर करोगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर। इनके पास तो इंटेस्टाइन ही नहीं है, आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ी समस्या देखो, इनका जो शरीर है उसमें से परमानेंट पानी बह रहा है। खाना आया, जब तक खाने की तैयारी की तब तक बह गया है। ये भी तो हो सकता है। तो क्या करेंगे बताओ? ध्यान से सुनिएगा। कोइनोसाइट से कहा गया है कि जैसे कोई खाना दिखाई पड़े पकड़ लेना उसको। तो कोइनोसाइट क्या करती है? फूड इंगल्फ कर लेती है। अब फूड सेल के अंदर पहुंच गया तो डाइजेशन क्या सेल के बाहर करेंगे? अंदर करेंगे। और अंदर करोगे तो इंट्रासेलुलर। पूरे एनिमल किंगडम में अकेले लोग हैं ये जो क्या कर रहे हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सिलेंटेटा पढ़ेंगे, वहां इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है। उसके बाद पूरे में क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन इंपॉर्टेंट। कौन सा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब डाइजेशन विद इन सेल, सेल के अंदर। बताओगे नहीं? कौन सी सेल के अंदर? अभी बताया है, ऐसे ना भूलो। अगर कोइनोसाइट ना मिले, अरे वाह, तो आंसर देंगे अमीबोसाइट। क्या देंगे? अमीबोसाइट। ये एक स्पेशल सेल होती है, उसमें मिलती है। कहाँ? मीजोहाइल बताया अभी कहीं? मीजोहाइल उसी में पाई जाती है। तो मीजोहाइल में एक स्पेशल सेल, उसका नाम है अमीबोसाइट। वो और कोइनोसाइट दोनों लोग मिलकर डाइजेशन। स्केलेटन, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन। बस बता किसका होगा? बना मेड अप ऑफ। दो ऑप्शन। स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। आर है, एंड नहीं। कोई स्पंज मर जाए तो उसका जो स्पॉन्जिन फाइबर वाला स्केलेटन है उससे शरीर साफ करते हैं नहाने के दौरान, उसी को कहते हैं बाथ स्पंज। तो स्पॉन्जिन फाइबर का जो स्केलेटन है जब वो सूख जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं एज ए बाथ स्पंज। ड्राइड स्केलेटन यूज एज बाथ स्पंज।
ड्राइड, सूखा हुआ। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन किसी भी फाइलम का पढ़ेंगे, सेम सवाल का जवाब हर फाइलम में है, बस सवाल नहीं बदलेंगे, आंसर बदलते रहेंगे बस। जैसे पहला सवाल है ए सेक्सुअल करेंगे कि सेक्सुअल, तो कुछ लोग हैं जो भाई दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे और कुछ लोग केवल सेक्सुअल करेंगे। एनसीईआरटी में इसी एनिमल किंगडम में जगह लिखा है रिप्रोडक्शन ओनली बाई सेक्सुअल मीन, तो अगर वही लिखा तो याद रखना है। फिर चलो ठीक है, ए सेक्सुअल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, तो फ्रेगमेंटेशन करेंगे, तो बडिंग करेंगे, तो कुछ और करेंगे। और अगर सेक्सुअल करेंगे तो उसका तो एक ही तरीका है, गैमीट बनाओ, और गैमीट बनाओगे तो फिर फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ करोगे, तो ऑप्शन सुने, या तो शरीर के अंदर करोगे तो इंटरनल, या तो शरीर के बाहर करोगे तो एक्सटर्नल। तो यहाँ इंटरनल है कि एक्सटर्नल, इसका आंसर देना पड़ेगा। चलो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रायो नहीं बनाओगे, एम्ब्रायो बनाओगे, एडल्ट बनाओगे, तो बीच में लार्वा बना कि नहीं बना, तो अगर लार्वा बन गया तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वा नहीं बना तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये सब फिक्स सवाल हैं, इनके जवाब आपको हर फाइलम में देने हैं। तो बताओ यहाँ रिप्रोडक्शन में दोनों, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो फ्रेगमेंटेशन कर लोगे, नहीं तो बडिंग भी एक ऑप्शन है। एक स्पेशल यहाँ चीज है जिसको जेम्यूल फार्मेशन कहते हैं, यहाँ दिया नहीं है। 12th वाली एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेन चैप्टर दिया है, अगर पुरानी एनसीईआरटी आपके पास हो तो देखिए उसमें एक डायग्राम बना है जेम्यूल का। तो 3 तरीके से होता है, कैसे, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और जेम्यूल फार्मेशन। बस जेम्यूल फार्मेशन याद रखिएगा, इसमें इन फ्रेश वाटर स्पंज, फिर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही 4 क्वेश्चन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनाने पड़ेंगे। अगर दोनों मेल फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में बन गए तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, और अगर अलग अलग बन जाए तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ करोगे, तो इसकी बात कर रहे हैं। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर होता है। इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा बनेगा। लार्वा बनेगा तो नाम बताना पड़ेगा, कौन सा लार्वा, पायरेनकाइमुला लार्वा और एम्फीब्लास्टुला लार्वा। फिर उसके बाद लार्वा के बारे में लाइन यहाँ लिखी है, इसका जो लार्वा है वो एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। लार्वा पहचान में नहीं आएगा कि इन्हीं का बच्चा है, लार्वा अलग है, एडल्ट अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला सवाल, ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस इन सेम बॉडी। दूसरा, फर्टिलाइजेशन,
तीसरा डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, इसका मतलब विद लार्वा फॉर्मेशन। अब लार्वा बनाओगे तो लार्वा का नाम बताना पड़ेगा। पैरेनकाइमुला लार्वा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा। लार्वा की खास बात है, लार्वा मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है। मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मतलब मार्फोलॉजी वाइज अलग है विद एडल्ट। मतलब अगर एडल्ट के साथ लार्वा चल रहा होगा तो लोग कहेंगे एक परिवार के नहीं है। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी में और किसी में लिखी नहीं है, ये लाइन कहीं नहीं लिखी है, तो ये पेपर में लिखी मिलेगी, जान लीजिए। ये एग्जाम्पल, बताओ एग्जाम्पल। जिसको स्काइफा कहते हैं। दूसरा फ्रेश वाटर स्पंज। और तीसरा क्या? कॉमन एक और बढ़ा लो, ल्यूकोसोलोनिया। जितने लोग हैं सबको स्पंज कहा जाता है। ये जनरली मैरीन होते हैं, ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पंज की पहचान वाटर ट्रांसपोर्ट, या जिसमें वाटर इंटर करेगा किससे? ऑस्टिया, जो छोटे पोर होंगे, इन द बॉडी वॉल, और अंततः कहाँ पहुंचेंगे? सेंट्रल कैविटी जिसका नाम, और वहां से ये बाहर जाएगा किसके थ्रू? आस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ये हेल्पफुल है किसमें? फूड गैदरिंग और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। कोइनोसाइट या कॉलर सेल लाइन करेंगे या कैनाल। डाइजेशन कैसा है? बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन किसका? या स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेज सेपरेट नहीं है, मतलब हर्माफ्रोडाइट, मतलब एग और स्पर्म सेम में बनेंगे। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली। एसेक्सुअली में सिर्फ एक लिखा है फ्रेगमेंटेशन, दो हमने और बता दिए। और सेक्सुअली में गैमीट बनाओगे, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट तो लार्वा बनेगा। ये देखो लिखा है मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम। डायग्राम पहचाने, पहला वाला साइकान, दूसरा वाला यू स्पंजिया और तीसरा स्पॉन्जिला। एग्जाम्पल साइकान, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश। जिला है और जिया है बाथ स्पंज।